कुंडलिनी चक्र के अगले अध्याय में आज हम बात करेंगे कैसे कुंडलिनी चक्र हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी से प्रभावित रहते हैं। जब भी हम श्वास लेते हैं तो वह श्वास जिस नासिका से गई है उस नासिका से होते हुए सभी चक्रों में प्रभावित होते हुए मूलाधार चक्र तक जाती है। अगर वह रास्ता शुद्ध है और उन नाड़ियों का शोधन हो चुका है तो चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। वैसे तो वो चक्र सभी पहले से ही जागृत होते हैं, पर विचारों के दूषित होने के कारण और नाड़ियों के बंद होने के कारण वो चक्र अपना कार्य सही से नहीं कर पाते। यही वजह है कि ये शरीर रोगग्रस्त रहता है, वरना इस शरीर के रोगग्रस्त होने का कोई भी कारण नहीं है। यह शरीर भौतिक रूप से ज़्यादा काम करता है नाड़ियों के बंद होने के बाद, इसलिए हम मौसम से हमेशा प्रभावित रहते हैं। हमारा शरीर और स्वास्थ्य कभी भी एक सा नहीं रह पाता। कुछ महीनों के लिए हम ठीक रहते हैं, उसके बाद फिर से कोई ना कोई व्याधि या कोई ना कोई परेशानी शरीर में अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि नाड़ियों में संतुलन का ना होना। नाड़ियों में संतुलन कब होगा? जब वो शुद्ध होंगी। उनमें संतुलन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको शुद्ध करने की आवश्यकता है। संतुलन तो स्वयं हो जाता है, क्योंकि एक नाड़ी तो सूर्य के द्वारा प्रभावित होती है, एक चंद्रमा के द्वारा। यही कारण है कि पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर में केवल 2 नाड़ियाँ मुख्य रूप से विद्यमान हैं, क्योंकि 2 ग्रह जो मुख्य रूप से इस शरीर को प्रभावित करते हैं, सूर्य और चंद्रमा, उन 2 ग्रहों के कारण ही हमारे शरीर में 2 नाड़ियाँ होती हैं। अगर पृथ्वी पर 3 ग्रह होते और वो भी दिखाई देते तो हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती। अगर और किसी ग्रह के ऊपर किसी शरीर में 4 नाड़ियाँ हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 4 ग्रह विद्यमान हैं जो सुबह और शाम दिखाई देते हैं। पर पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा ही 2 मुख्य ग्रह हैं जो इस धरती को प्रभावित करते रहते हैं और सभी को दिखाई देते रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर शरीर में केवल 2 नाड़ी प्रधान विद्यमान होती हैं। बाकी तो ये सारा शरीर पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। पर जैसे जैसे नाड़ी का शोधन शुरू होता है वैसे वैसे सारा ज्ञान अपने आप हमारे मन के अंदर खुलना शुरू हो जाता है, जिससे भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और शरीर तो इतना स्वस्थ और इतना हल्का हो जाता है और इतना व्याधि मुक्त हो जाता है कि कभी पहले था भी नहीं। उससे अच्छा और उससे अच्छी तरह हर कार्य को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रयास नाड़ी शोधन का करना चाहिए। इसके लिए प्राणायाम से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम सबसे अच्छे प्राणायाम हैं। इन प्राणायाम को करने के बाद शरीर धीरे 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 शुद्ध होना शुरू हो जाता है। इनमें समय लगता है, ये 1 या 2 दिन में नहीं होते हैं। इनको करने में कुछ महीनों का समय लगता है। 2 से 3 महीनों में इन प्राणायाम का प्रभाव शरीर की नाड़ियों के ऊपर आना शुरू हो जाता है और ये शरीर की नाड़ियाँ मौसम के अनुकूल अपने आप को प्रदर्शित करना शुरू कर देती हैं और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेती हैं, जिससे शरीर पर मौसम के और गलत भोजन के प्रभाव का कोई भी कारण नहीं पड़ पाता। इसलिए नाड़ी शोधन पर महर्षि पतंजलि ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान मिले, पर इस ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी इस तरह की पुस्तक विद्यमान नहीं है जिसको आप सीधा पढ़कर अपनी नाड़ी का शोधन कर सकें। इसके लिए हजारों पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर आपको
मुख्य रूप से मुख्य धाराएं पता चलती हैं, और वो भी अनुभव के आधार पर, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो बिना अनुभव के इसमें आगे आप नहीं जा सकते। पर एक बार शुरू करने के बाद वो अनुभव आपको अपने आप होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप नाड़ी शोधन की क्रिया शुरू करोगे, आपको आगे का मार्ग आपकी चेतना शक्ति स्वयं दिखाना शुरू कर देगी, जिससे आपका शरीर और मन मजबूत होता चला जाएगा। इसके आगे की बात हम करेंगे अगले विषय में, अगली स्लाइड में। तब तक के लिए नमस्कार।